सो टीचर्स बेसिकली हम लोगों ने ये वाली टर्म्स कहीं ना कहीं कई जगह पे देखी है। सबसे पहले हम मालवेयर से स्टार्ट करते हैं। मालवेयर क्या होता है? मालवेयर के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ये एक तरीके का वायरस होता है। आप लोगों ने वायरस टर्म सुनी होगी, वायरस वायरस वायरस। वायरस होता क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या कोई बता सकता है? कैन यू मेंशन इन द चैट सेक्शन व्हाट इज वायरस? You just need to mention in the chat section few keywords related to virus. What are the different type of viruses, how they work. So Sudipta, she has mentioned they had a ransom attack in their school's computer. Okay, so like they have to format the computer and they lost all their important documents. Correct. So like some of them mentioned like it is a program. So like unwanted program in your device. The malicious software. Like vital information resource under siege. Okay. So basically when we see the virus word, वायरस जैसे हमारी बॉडी के अंदर होता है कि एक अनवांटेड एक स्पीसीज हमारे बॉडी के अंदर आ जाती है और जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है उसको डैमेज करता है। कहीं ना कहीं पे जो पर्टिकुलर वर्क हमारा होता है उससे कहीं ना कहीं हमारी बॉडी, जैसे हमारी बॉडी को रेगुलर वर्क करने की हैबिट है, उसकी जगह पे अगर एक वायरस, कोई भी काइंड का वायरस, जैसे कोरोना वायरस और डेंगू वायरस, मलेरिया वायरस, मल्टीपल टाइप ऑफ वायरस, इन सो ऑटोमेटिकली गेट इनटू आवर सिस्टम, तो हमें फीवर आ जाता है या वोमिटिंग होती है या डिफरेंट टाइप की हम सिम्टम्स देखते हैं। करेक्ट। वैसे ही डिजिटल सिस्टम्स, जो भी डिजिटल गैजेट्स है, डिवाइसेस हैं, उनके अंदर अगर कोई पर्टिकुलर फाइल विदाउट परमिशन, विदाउट नॉलेज एंटर कर जाती है और जो उनका रेगुलर वर्क होता है उसको इंटरप्ट करने लगती है, तो वो वायरस है काइंड ऑफ। ये एक स्मॉल एक्सप्लेनेशन है वायरस के लिए। जैसे हमारी बॉडी के वायरस होते हैं, बॉडी में वायरस बन जाते हैं, वैसे ही सॉफ्टवेयर्स के अंदर वायरस इम्प्लांट किए जाते हैं। तो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ वायरसेस। इनको मालवेयर फैमिली के अंडर रखा जाता है। अब डिफरेंट टाइप के मालवेयर्स होते हैं। किस किस टाइप के होते हैं दैट विल डिस्कस ओवर हियर। फर्स्ट इज रैंसमवेयर, वेयर यू विल गेट द रैंसम्स or where you need to give some money to blackmailers। वो आपका कोई भी डेटा है उसको लॉक कर देते हैं and then they'll ask for ransom। For example, you are working in a company, you are working in an organization and somehow उन्होंने आपका डेटा है वो लॉक कर दिया। अब वो डेटा लॉक कर दिया, आप एक्सेस नहीं कर पा रहे अपना ही डेटा, तो उस केस में क्या किया जाता है कि लोगों की क्वेरीज, लोगों का जो डेटा है वो अपना डेटा छुड़ाने के लिए हैकर्स को पैसा देते हैं, राइट। बिकॉज हैकर उनको ब्लैकमेल कर रहा है, वो बार बार आपसे पैसे मांग रहा है कि आप जब तक पैसा नहीं दोगे हम आपको की नहीं देंगे, और वो आपका डेटा आपके पास रहेगा बट वो लॉक्ड है, प्रोटेक्टेड है, आप उसको यूज नहीं कर पा रहे। और वो बहुत ज्यादा एडवांस टाइप के लॉक्स होते हैं, बहुत एडवांस टाइप के जिप्ड फॉर्म में या फॉर्मेट चेंज कर देते हैं डेटा कि आप एक्सेस नहीं कर पाते हैं, उससे आपका सारा काम रुक जाता है, राइट। सेकेंड टाइप है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर में क्या किया जाता है, आपके जो कैमराज हैं या आपके डिवाइसेस है, आपका माइक्रोफोन है, उसको विदाउट परमिशन, विदाउट शोइंग यू कि वो ऑन है, उनको फंक्शनल कर दिया जाता है। जैसे आपका वेबकैम होता है, वेबकैम को मालवेयर की हेल्प से इनेबल कर दिया जाता है, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखेगा, बट हैकर को
आपका स्क्रीन आपके कैमरे की हेल्प से आप अच्छे से दिख रहे हो। अगर आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन कर दिया जाए तो आपकी सारी एक्टिविटीज को कैप्चर किया जा सकता है। और ये स्पाईवेयर करते हैं, दे स्टील योर पर्सनल डेटा without taking any consent, without letting you know that they are activating certain sensors or particular gadgets or devices. They can automatically turn on your camera, they can automatically turn on your microphone, they can capture your data and they can sell it to someone else, right? तो उसको बोलते हैं स्पाईवेयर। थर्ड इज एडवेयर। इसमें क्या होता है, आपके ऊपर एडवर्टाइजमेंट की बम्बार्डिंग कर दी जाती है। आपने कभी देखा होगा एजुकेशनल पर्पज से या कोई भी रीजन से आप गूगल पे या कोई भी ब्राउजर पे सर्फिंग कर रहे हो, आप सर्च आउट कर रहे हो, अचानक से ऐसे पेजेस खुल जाते हैं जिसके अंदर आपको अलग से ऐड आने लग जाते हैं कि आपके मोबाइल में बहुत सारे वायरस हो गए हैं, इफ यू वांट टू स्कैन इट जस्ट क्लिक ऑन स्कैन एंड वायरस रिमूव कर दिए जाएंगे। और जैसे ही आपने स्कैन पे बटन दबाया आपका मोबाइल हैंग हो जाता है, उल्टा वायरस स्कैन होने की जगह आपके मोबाइल में वायरस इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, राइट? आई गेस ये पर्टिकुलर केस बहुत सारे टीचर्स के साथ में हुआ है। टीचर्स प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन अगर ऐसा कोई भी चीज आपके साथ में भी हुआ है, आपने भी एक्सपीरियंस किया है। एडवेयर का केस हमने बहुत जगह पे देखा है कि ये दिक्कतें आती ही आती है लोगों को, राइट? सो एडवेयर रिलेटेड चीजें अगर किसी भी पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये मान के चलिए कि इट्स अ काइंड ऑफ अ मालवेयर अटैक, जिसमें एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू आपके मोबाइल में या डिवाइस में वायरसेस को इंसर्ट करवाया जाता है। फोर्थ टाइप इज वॉर्म्स। जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे एक पेन ड्राइव लगा हुआ है जिसके ऊपर एक डेंजर सिंबल बना हुआ है। अगर आपको कोई भी सस्पिशियस पेन ड्राइव मिले या कोई भी आपको ऐसा पेन ड्राइव दे जो आपको नहीं पता कि वो किसका है, कहाँ से आया, डू नॉट इंसर्ट इट इन योर पीसी। आपको ये लगेगा कि चलो मैं अंदर की फाइल्स चेक करके देख लेता हूँ किसका है, जिसका है उसको रिटर्न कर दूंगा, बट कहीं ना कहीं आपको पता भी नहीं चलेगा और वो जैसे ही पेन ड्राइव आप इंसर्ट करोगे अपने सिस्टम में, वायरसेस ऑटोमेटिकली आपके लैपटॉप या डिवाइस में कॉपी हो जाएंगे विदाउट लेटिंग यू नो कि हम कॉपी हो गए हैं। वायरस की सबसे बड़ी खासियत ही ये होती है कि उनको डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि वो एक्नॉलेजमेंट नहीं देते अपना कि वो वहां पे है, वो छोटे छोटे फाइल्स में हिडन रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में काम करते हैं। जैसे इंसर्ट हुआ ऑटोमेटिकली वो कुछ कमांड्स को आपके लैपटॉप पे रन करेंगे जिसकी वजह से कुछ भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। हो सकता है आपका डेटा है वो लॉक हो जाए, हो सकता है कि वो पर्टिकुलर थर्ड पार्टी एक्सटेंशन से कुछ इंस्टॉल करके एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप या पीसी के अंदर इंस्टॉल कर दें। मल्टीपल चीजें पॉसिबल है। एंड कुछ बार ऐसा होता है कि एक वॉर्म को डाल दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ पेन ड्राइव और वो वॉर्म अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है। वायरस से 1 से 2 वायरस, 2 से 4 वायरस और इतने बढ़ जाते हैं कि आपके पीसी को स्लो कर देते हैं। मैनी टाइम इट हैपन कि आपका पीसी है वो स्लो चलने लग गया, राइट? फिर आप जो जंक फाइल्स होती है, एक्स्ट्रा फाइल्स होती है जो आपके काम की नहीं है, ऐसी फाइल्स बनने लगती है स्क्रीन पे, आप उनको डिलीट मार देते हो। फिर आप आईटी पर्सन के पास जाते हो कि ऐसा कुछ हो गया है, फिर वो उसको फॉर्मेट करके आपको देते हैं और सिस्टम सही वर्क करने लगता है, राइट? उस केस पे यही होता है कि वो मालवेयर अटैक की वजह से जो वॉर्म्स आपके पीसी में आए हैं उनको वो डिलीट मार देते हैं एंड फिर सिक्योरिटी पैचअप की हेल्प से वो एक तरीके से डायग्नोस कर देते हैं कि और तो नहीं बचे, अगर बचे होते हैं तो उनको भी रिमूव कर देते हैं। So always remember you need to take the security softwares, you need to make them updated and do not insert any pen drive or do not connect with open Wi-Fi's because ये सारी चीजों से आपके लैपटॉप, पीसी या डिवाइसेस में malwares आ सकते हैं। Next two types are Trojanwares and botnets. Trojans क्या होता है? Trojans अटैक में आप फाइल एक इंस्टॉल करते हो, आपको वो सॉफ्टवेयर तो मिलता ही है, उसके साथ में फ्री में वायरस मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल
आप इंस्टॉल करने गए, आप एक थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल कर रहे हो जिसकी परमिशन नहीं है, वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, बट उससे आपका काम हो रहा है, क्रैक वर्जन का कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लिए, तो आपको तो ये लगेगा कि भाई ये पेड है इसलिए क्रैक हमें मिल गया, हम इंस्टॉल कर लेते हैं, हम इसको यूज कर लेंगे, राइट। बट उस क्रैक के साथ में ही आप एक तरीके का मॉलवेयर भी इंस्टॉल कर ले रहे हो जो उसमें हिडन है, कोई ना कोई फाइल में छिपा हुआ है, इंस्टॉल करते टाइम वो साथ में इंस्टॉल हो जाएगा और आपको पहले पता नहीं चलेगा, बट बाद में वो इनमें से कोई भी टाइप का मालवेयर हो सकता है और वो आपके पीसी को कॉम्प्रोमाइज कर देगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब तक ऑथराइज सॉफ्टवेयर ना हो, जब तक प्रूफ करने लायक एक ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म ना हो, डू नॉट इंस्टॉल एनी malicious सॉफ्टवेयर इनसाइड योर डिवाइसेस और गैजेट्स। ठीक है। लास्ट इज टर्न योर पीसी इनटू अ ज़ॉम्बी। बॉटनेट्स कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो अपने आप आपके पीसी को मेल फंक्शन करने लगते हैं, मतलब आप कोई की दबाओगे वो वर्क नहीं कर रहा, आप माई कंप्यूटर खोलने की कोशिश कर रहे हो और ऑटोमेटिकली 2 और सॉफ्टवेयर खुल जा रहे हैं, तो वो बेसिकली आपके पीसी को अनकंट्रोल्ड बना देते हैं और अपने अकॉर्डिंग एक्शंस में ले आते हैं, राइट। तो दीज आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ मालवेयर्स। सो ये बहुत ज़्यादा कॉमन मालवेयर्स हैं। Now let's go to the chat section. Let's take few queries related to these viruses. If you have any queries, please post in the chat section so we can discuss those queries. Anand? Should we use antivirus for our mobile phones also? Definitely, if possible, use it. आजकल मोबाइल्स के अंदर सिक्योरिटी पैचअप्स रहते हैं, बहुत सारे मोबाइल्स के अंदर तो सिक्योरिटी पैचअप इस लेवल पे रहते हैं कि वो ओएस के अंदर ही इंटीग्रेट कर देते हैं, बट डू नॉट इंस्टॉल फ्रॉम दी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स। आपको अगर कोई भी इंस्टॉल करना है, आप या तो प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से ही उसको इंस्टॉल करिए, और अगर ट्रस्ट वर्दी है, अच्छी रेटिंग है, उनके रिव्यूज पढ़िए, वो वर्क करते हैं या नहीं करते, देन ओनली यू नीड टू इंस्टॉल देम। Next. We can continue. There's no doubts related to malware. Teachers, if you have any doubts, you can ask. So like we got a question, like they use a pirated OS in their PCs. So is it dangerous? सर विंडोज डिफेंडर वर्क नहीं करता प्रॉपरली अगर पायरेटेड पीसी है तो। सी आजकल विंडोज जो आती है सर बहुत ज़्यादा एडवांस कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने सिक्योरिटी पैचअप्स। अगर आप विंडोज डिफेंडर ऑन करके रखते हो, अलग से आपको सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो वील रिकमेंड ट्राई टू यूज दी ओरिजिनल विंडोज। इफ यू आर यूजिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स और विंडोज, then do not make any transactions related to like your personal data or the banking transactions on that PC. We'll recommend to use the original softwares. Is Vidamate app is secure? Which one? Vidamate. I need to check. I'm not sure about the app, but we need to check. We'll let you know. We'll show you one platform where you can paste the URL and you can check कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर ऐप को किसी ने स्पैम में मार्क किया है या कोई इंसिडेंट हिस्ट्री है क्या उससे रिलेटेड. So we'll give you that platform. You can check it on that platform. And now, some like they want to know about firewall security in Windows. Firewall security, it's related to IT, but it is also important. जब भी सर्वर्स होते हैं, फायरवॉल क्या होता है, एक तरीके से आपके डेटा, आपका जो पीसी होता है उसके बाहर एक वॉल क्रिएट कर देता है, वर्चुअल वॉल, जहां तक जब कोई पर्सन उस डेटा को फेच करने के लिए आता है, अगर वो ऑथराइज्ड है तभी वो उसको आने देगा फायरवॉल, अदरवाइज फायरवॉल उसको रोक देगा. विंडोज डिफेंडर यही होता है, एक तरीके का फायरवॉल क्रिएट करता है जिसकी हेल्प से ऑथराइज्ड लेजिटिमेट हिट्स आपके पीसी को कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, फर्स्ट वो रिसोर्स को चेक करते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं हिट.
अगर वो लेजिटिमेट है तब तो उसको पास ऑन होने देंगे, अगर वो लेजिटिमेट नहीं है और रॉन्ग है, या आपको ऐसा लगता है कि वो कोई हैकर के थ्रू आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली पीसी फायरवॉल प्रोटेक्शन को इनेबल करके उसको हटा देता है, उसको अंदर नहीं आने देता। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो एंटीवायरस है वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं होने देता, बहुत बार ऐसी दिक्कत आती है, राइट। तो ये उसी कारण से होता है, जब आपके एंटीवायरस को या सॉफ्टवेयर को ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हार्मफुल हो सकता है, तो वो फायरवॉल को इनेबल कर देता है एंड परमिशंस को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो दैट इज द रोल ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल ऑलवेज इनेबल रखिए, कभी भी आप अपने फायरवॉल को डाउन मत करिए। विंडोज डिफेंडर से आप फायरवॉल को ऑन ऑफ कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी पर्टिकुलर ऐप इंस्टॉल नहीं हो रही, तो आप विंडोज डिफेंडर ऑफ कर देते हैं, तो वो आपके पीसी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज कर देता है सिक्योरिटी को। सो ऑलवेज रिमेंबर, ट्राई टू इनेबल द फायरवॉल विंडोज डिफेंडर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज फिशिंग। इन वेस्ट बंगाल आपने ये पर्टिकुलर टर्म बहुत ज़्यादा सुनी होगी, फिशिंग, राइट। तो जैसे मछली के लिए हम कांटा लगाते हैं, चारा लगाते हैं और फिर मछली उसके अंदर अटक जाती है, वैसा ही कुछ कुछ फिशिंग की केस में होता है। फिशिंग होता है, उसमें क्या होता है कि एंकर होता है, वो एक तरीके से हमारे लिए एक जाल होता है जिसके थ्रू हमें फंसाया जाता है, और जो हमारा डेटा होता है उसको चोरी कर लिया जाता है, चाहे वो आपका आईडी पासवर्ड हो, चाहे आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स हो, आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो, उन सबको स्टोर कर लिया जाता है हैकर्स के थ्रू। तो फिशिंग बहुत ज़्यादा कॉमन मेथड है डेटा चोरी करने के लिए, डेटा स्टीलिंग के लिए। ईमेल के थ्रू ये बहुत ज़्यादा होता है, ईमेल से रिलेटेड फ्रॉड्स जिससे आपका डेटा लिया जा रहा है, वो ऑलवेज फिशिंग के अंडर ही आता है। मोस्ट केसेस जो ईमेल फ्रॉड से रिलेटेड होते हैं वो फिशिंग के आते हैं। तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड क्विजेस क्वेश्चंस आते हैं, तो वो फिशिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिशिंग क्या होता है, फिशिंग कैसे होता है, किससे रिलेटेड है, डेटा से रिलेटेड है एंड ऑल। तो ये सारी चीजें की जाती हैं। ओके, हम डिटेल में फिशिंग को देखेंगे। फिशिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थोड़ा सा ये टाइप ऑफ साइबर अटैक्स हम कवर करेंगे एंड देन वील डीप डाइव इनटू फिशिंग। Now we'll see the man in the middle attack. Man in the middle attack is a kind of attack where the mid person, जो the middleman, can hear our conversation, can get the data of us, can steal the information, सब कुछ कर सकता है, और वो हमें पता भी नहीं लगने देता कि हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, दो पर्सन कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और तीसरे पर्सन ने अपना हेडफोन इंसर्ट कर रखा है और वो सारी बातें सुन रहा है। ये होता है मैन इन द मिडिल अटैक। समहाउ हैकर्स कई मालवेयर्स की हेल्प से, कई सॉफ्टवेयर वायरसेस की हेल्प से आपके फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल करवा देते हैं जिससे आपके मैसेजेस, आपके कॉन्वर्सेशंस, आपके एक्शंस को वो अपनी स्क्रीन पे देख पाते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ मैन इन द मिडल अटैक। जो मिड पर्सन होता है वो आपकी सारी एक्टिविटीज को ट्रैक करता है और फिर अकॉर्डिंगली आपको रॉब करता है। अगर आपकी स्क्रीन कॉम्प्रोमाइज हो गई तो आप ये सोच के देखिए कि जब आप सो रहे हो, वो पर्सन अगर आपके बैंकिंग पासवर्ड्स एंड क्रेडेंशियल्स को रीसेट करता है, ओटीपी आपके फ़ोन पे आया एंड फ़ोन कॉम्प्रोमाइज्ड है, फ़ोन का ओटीपी उसे दिख रहा है, तो वो इजीली आपके बैंकिंग पासवर्ड्स को चेंज कर लेगा। उसको फिजिकली आपके फ़ोन को ट्रैप करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बस एक बग आपके फ़ोन में इंस्टॉल करना है जिसकी हेल्प से वो आपके फ़ोन की एक्टिविटीज़ अपने फ़ोन में देख सकें या अपने पीसी या अपने डिवाइसेस में देख सकें। With the help of such features, they can easily crack and they can enter inside your devices. आपको एक केस स्टडी मैं बताता हूँ। कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों के साथ में ये फ्रॉड हुआ था। लोगों ने फेसबुक पे पोस्ट डाली अपने नंबर्स के साथ में कि हमें हमारे रिलेटिव्स के लिए बेड्स की रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर हॉस्पिटल में,
तो उनके पास में हैकर्स का कॉल आया कि हमारे पास में, मैं इस XYG हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, आपको मैं गूगल फॉर्म दे रहा हूँ, उसको आप फिल करके भेजिए तो हम आपको बेड्स की अवेलेबिलिटी की डिटेल्स भेज देंगे। लोगों ने उन लिंक्स पे क्लिक किया, अपनी डिटेल्स डाली, तो जब वो फॉर्म खुल रहा था ऑटोमेटिकली वो एक ऐप को इंस्टॉल कर दे रहा था फोन में। तो वो ऐप सिक्योर नहीं था, बट उनको ये बोला गया कि ये ऐप बेसिकली हॉस्पिटल की तरफ से है पेशेंट्स को ट्रैक करने के लिए, उनके बेड्स अवेलेबिलिटी के लिए। दैट्स व्हाई इट्स नॉट इन प्ले स्टोर, बिकॉज ये टेम्परेरी बेसिस पे यूज हो रहा है। लोगों ने भी ऐसी सिचुएशन में उन बातों पे ट्रस्ट कर लिया, एंड फिर ये वाला अटैक बहुत ज्यादा हुआ। लोगों के साथ में बहुत सारे फ्रॉड्स हुए कि नाइट के टाइम पे जब वो सो रहे थे, अचानक से उनके मोबाइल पे मल्टीपल OTPs आने स्टार्ट हुए। उन्होंने OTP किसी को दिया नहीं, फिर भी उनके बैंक अकाउंट से पैसे कटते गए। तो यू कैन अंडरस्टैंड, अगर आप एक पर्टिकुलर अननोन लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आप किस लेवल पे हैकर्स को परमिशन दे रहे हो अपने फोन में एंटर करने की। So always remember, do not click on the malicious links, plus do not give the permission to third party applications which are not published on the Play Store or Apple Store. Right? Do we have any questions so far? Please write in the chat section if you have any questions related to man in the middle, phishing, or other different cyber attacks. Yes, Shubham, actually we have questions. Yes. Like the software that we get from Play Store is safe? Play Store applications are quite safe as compared to the open source platform, but always remember, applications are safe, but what kind of data collection they are making, that is not sure. For example, अगर आप एक ऐसा ऐप इंस्टॉल कर रहे हो जिसका काम है पेमेंट्स रिलेटेड, राइट, उसको आप अगर अपने डिवाइस का माइक या अदर चीजों का एक्सेस दे रहे हो तो हो सकता है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपने सिस्टम से। So always try to give the restricted permissions. Yeah, and like the questions are also about keys. So for some applications, they get the keys from the internet and they use that to activate. No? Is it safe? If you are using the correct keys, there's no harm. If you are installing the authenticate software from the original website and using the keys, then it's fine. But if you are using the proxy keys, then you might get notifications from the apps that you are using them illegally. So those things are there. Other than that, I guess related to cyber attacks, there's nothing in those keys. If you are using keys, that is fine. They are just authenticating you. They are not giving you any additional kind of like malicious files or something. But you need to make sure you are installing the software from the legitimate platform. Do not download from the drive folders. Do not download from the third party platform which are not even secure, which have a lot of data. Ads are running, and in the middle somewhere there is a download button, and near about that 3 more downloads buttons are there, right? Sometime it happened, we'll go to some platform, we'll get 4 download buttons. 1 is real, 3 are fake. So try to avoid such platforms, because somehow you will encounter some hackers or some malwares. Right. So like how the victim should be handling when they got caught by this man in the attack? The first thing, try to remove the internet connection immediately from the device, so you can control your device. At least hacker don't have any access to your internet if you'll disconnect the internet. Second action, you immediately delete the you will try to detect the virus file. Okay, you will try to detect the unknown files which are installed. You can go to the programs and softwares. You can run the Windows Defender program to check if is there any malicious activity inside the laptop. If you have any
like antivirus, you can run the antivirus and you can remove the viruses from the laptop. If there are viruses and you are sure that there are some malicious activities are going on, immediately go to the IT experts and ask them to remove the virus from the like paid softwares. Okay, because these viruses can become very harmful in future also. If they are not giving impact right now, might be possible they can give in the future. If you are aware that some files like suspicious files are there which are not getting deleted from your device, immediately go to the IT people and ask them to remove them with their advanced softwares and all. Yeah, those are the necessary steps has to be taken. So we also show you how to report the cyber crimes. If any crime happened within your family, with you or with your relative friends, then how you can report those crimes on the government portal. Those portal also will show in this session only. You can go to those portals, you can report those crimes, and especially related to women's and child abuse. You don't need to reveal your identity. You can still report the complaint, and definitely government will take the action on those things. So such kind of wonderful platforms also are there by the government of India. You can visit them and you can raise your cases over there. Super. Yeah. Any other continue. Doubts related to can continue. Things? Okay, great. Now, as I already told you, by phishing, people try to steal your personal data. There are multiple ways by which you can detect the phishing mails. I'm showing you few examples how you can detect whether the particular mail is legitimate or fake or from the wrong source. The first thing, always check the name of the company. If you are getting the mail from Amazon, then check the spelling of Amazon. There should be ZON, not Z0N. Sometime it happened, hacker tried to register the domains which are look similar to the original one. For example, Amazon के अंदर AMAZON लिखा होता है, वहां पे AMAZ0N का डोमेन होगा और वहां से मेल आया होगा. आपको लगेगा Amazon से है, बट वो MS0N से है मेल और आपके साथ में फ्रॉड हो जाएगा. तो हैकर्स ट्राई करते हैं कि हड़बड़ी के अंदर अगर आप कोई मेल को देख रहे हो, आप गलतियां डिटेक्ट ना कर पाओ, ऐसी चीजें करते हैं ताकि आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाए. तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप ईमेल एड्रेस चेक करो तो उसको वेरीफाई करो कि वो लेजिटिमेट है कि फेक है. ओके, लास्ट का एक्सटेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आगे एक्सटेंशंस लगते रहते हैं कंपनीज में भी, बट लास्ट में जो डोमेन है वो amazon.com या .in जो भी होगा वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. राइट. एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स आप चेक करिए. जो बड़ी कंपनीज होंगी या एक रिकॉग्नाइज प्लेटफॉर्म होगा वो स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करेगा. राइट. तो आप ये चेक कर सकते हो, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, कंटेंट है वो इररिलेवेंट है, तो वो फिशिंग के अंडर आ सकता है. हो सकता है वो स्पैम मेल हो. और ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपके साथ में फ्रॉड होगा, हमेशा वहां पे टाइम को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया जाएगा. अर्जेंसी शो की जाएगी कि आपके पास में तो बस 10 मिनट है, 10 मिनट में सेल खत्म होने वाली है, आप फटाफट इस लिंक पे क्लिक करो, ताकि आप वाइजली डिसीजन ना ले पाओ. आपके डिसीजन है वो उसी मोमेंट पे क्रिएट हो, आपको सोचने का टाइम ना मिले, इसलिए वो अर्जेंसी क्रिएट करते हैं. तो सेकंड थिंग इज टाइम. ऑलवेज रिमेंबर, जब आपको जल्दी कोई काम करने के लिए पुश कर रहा हो तो टेक अ स्टेप बैक, थिंक अबाउट इट एंड देन टेक एक्शन. एंड आप जैसा देख पा रहे हो, देयर इज अ पर्पल बॉक्स जिसके ऊपर अपडेट पेमेंट का ऑप्शन है. इफ आई ओवर माई कर्सर, मैं अपना कर्सर अगर उस पर मूव करूंगा ना, ऑटोमेटिकली आई विल गेट द वेबसाइट कि वो कहाँ पे लिख के जा रहे हैं विदाउट क्लिकिंग ऑन इट. कोई भी बटन, कोई भी कीवर्ड अगर हाइपर लिंक किया रहता है, अगर आप उसके ऊपर कर्सर लेके जाओ तो ऑटोमेटिकली इन द लेफ्ट और राइट कॉर्नर यू विल सी दी लिंक कि कहाँ पे ये हमें लेके जाएगा लिंक.
तो वहां से आपको ये पता चल जाता है कि पर्टिकुलर लिंक हमें किस पेज पे ले जा रहा है। आप वहां उस लिंक को कॉपी कर लीजिए, आप पहले उस लिंक को टेस्ट करिए कि वो सिक्योर है कि नहीं है, then only you need to click on that link. These are the 3 common identification processes by which you can identify whether that a particular mail is a phishing mail, a spam, or a legitimate mail. I hope this particular thing is clear to everyone. If you have any doubts, please write in the comment section, because phishing is very very common. आप सभी के पास में फिशिंग मेल डेफिनेटली आते होंगे अपनी ईमेल आईडी पे, प्रमोशनल मेल्स होते होंगे। कई बार ऐसा होगा कि कहीं के किंग को पैसे की जरूरत है, आपको बोल रहे हैं कि आप थोड़ा पैसा भेज दो, हम आपको 10 गुना पैसा दे देंगे एंड ऑल सच मेल्स यू विल गेट समटाइम्स इवन विद द हेल्प ऑफ एआई। आजकल एडवांस लेवल पे स्कैम्स हो रहे हैं। आपकी एक वीडियो को कैप्चर करके सोशल मीडिया से आपके 2 वीडियोस को निकाला जाएगा, एआई टूल्स में डाला जाएगा, फिर एक नया वीडियो उसी पैटर्न में विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स क्रिएट किया जाएगा, जिसमें आप पैसा मांग रहे हो किसी से कि मैं कोई काम की वजह से फंस गया हूँ एंड आई नीड सम मनी, सो काइंडली सेंड सम मनी टू माय फोन पे और गूगल पे और एनी मेथड्स दे विल पुट, और बोलेंगे कि आप उसमें पैसा डालो। वीडियो कॉल की हेल्प से ऐसे वीडियो प्लेटफॉर्म्स है जिनसे आपका वर्चुअल वीडियो बनाया जा सकता है टेस्ट सैंपल्स डाल के, और फिर आपको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल किया जाएगा। आप एकदम से बिलीव कर लोगे कि आपने तो वीडियो कॉल करके बोला था कि पैसा भेजो, इसलिए मैंने भेज दिया, राइट। तो इस लेवल के स्कैम्स इंडिया में हो रहे हैं कि आपका फेक वीडियो बनाया जाएगा, आवाज एकदम आपके जैसी लगेगी, एक्शंस आपके जैसे लगेंगे, क्योंकि वो एआई टूल्स ने आपका पैटर्न रीड किया है। आपके सैंपल 3-4 वीडियोस वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ले लेंगे एंड उनको डाल के आपका एक ऐसा ही वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आप मनी के लिए बोल रहे हैं अपने फ्रेंड्स को और वो ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये वाले फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, काइंडली लुक इनटू इट। जब भी आपको पैसे ट्रांसफर करना हो, आप ट्राई करिए कि पहले आप रीजन देखें, आप बात करें या फेस टू फेस इंटरेक्शन करें ऐसे केसेस में। ओके ओके, वी आर गुड टू गो देन। फिशिंग का एक हम एक्टिविटी अभी हैंड्स ऑन करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से आप फिशिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, देयर इज अ स्मॉल क्विज जिसके अंदर आपको मैं ये पूछूंगा कि ये लेजिटिमेट है कि ये फिशिंग मेल है। आपको वोट करना है इन Q&A सेक्शन, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको वो पर्टिकुलर एक्टिविटी क्लियर हुई कि नहीं हुई, राइट। नाउ वील शेयर आवर स्क्रीन, I'll reshare it, just a second. Is my screen is visible, Anand? Can you please confirm? Yeah, we are able to see the phishing page. Can you go to Q&A section and quickly check, do we have any queries and doubts related to phishing, related to topics which we have covered? We'll take a 2-minute pause over here. Teachers, आपके जो भी doubts है, queries है, please post them in the Q&A section, because it's a last 15 minutes. So after this, we'll cover only 1 or 2 topics and then we'll wind up our session. So quickly, please mention your comments in the comment section. We are also sending a feedback form. Attendance is very important. So after the completing these PPTs, we'll take a feedback form by which we'll also collect your attendance, which we'll share with the Department of Education West Bengal. And accordingly, you'll get the inputs. Yeah. So please mention in the comment section and we'll take your queries. So all the questions are like how to find whether it's a fake or legitimate emails. So I think after this activity, like they might be getting more idea about it. Okay. So teachers, if you are seeing the link, it's phishing quiz with google.com. I am sharing the link in the announcement section.
You can check it, you can open it, and you can try on your own. Okay, we are sharing it. We are also publishing that particular link in the WhatsApp group as well. So directly you can open it in your mobile phone, and with me right now also you can try that activity. Okay, so I quickly sharing the link in the chat section. Just a moment, and I have published in the chat section. Kindly check. It's there. And Mr. Anand is also publishing this in the announcement. You can check it over there also. Click on the link, start the activity. You will get 4 to 5 quizzes over there, and automatically you will get to know which particular mail is fake and legitimate. You need to enter your name and email ID. You can put the fake name and email ID. Do not enter the real information. I'm repeating myself. Please mention the fake name. For example, I am writing Shivam. My name is Shubham, but I am writing Shivam, and the email I am writing fake mail @ smartperson.com. Okay. Now you can see, once I'll click on my name and email ID, it is giving me the options. With this, we can start. Like, we need to identify a Google document. We got a Google document request to open it. Before opening any file, we need to check whether it's fake or legitimate. So you are getting two options at the top. One is phishing, one is legitimate. You need to identify this mail, whether it's fake or real. If it's real, then you can click on legitimate. If it's fake, then you need to click on phishing. So I want your inputs. First mail, particular mail, जिसमें लिखा हुआ है, make sure that you check link URL by hovering or using long presses. यहाँ पे हिंट दिए हुए हैं ऊपर, जिनकी हेल्प से आप चेक कर सकते हो कि मेल फेक है कि लेजिटिमेट है. आप जैसे जैसे एक्टिविटी में आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी कि ऐसे ऐसे हम पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एक्टिविटी है वो रियल है या फेक है, या क्या किया जा सकता है. So try to identify. Okay. The first thing which I'll see, I'll first check the sender email. It's Luke Johnson, right? I can see it's the email ID is luke.jason8000@gmail.com. तो ये Gmail से आया है, ठीक है. Then I'll see कि okay, ये पर्सन ने किया है, किसको किया है, मुझे किया है, डेट एंड टाइम करेक्ट है, और सब्जेक्ट में क्या लिखा है, 2023 डिपार्टमेंटल बजट. दैट मीन्स उन्होंने मेंशन किया है कि डिपार्टमेंट बजट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है. नाउ विल सी द डॉक्यूमेंट. इन द कॉर्नर यू कैन सी द URL. I hope it is visible. In the left corner you can see the URL is http://drive-google.com. It's not drive.google.com, it's drive-google.com, and there's no https. S is missing, right? That means it's not secure. यहाँ पे हमारा रेड फ्लैग हो गया. That means कुछ ना कुछ गड़बड़ है. Now we'll hover our cursor over here. Again same thing. https नहीं मिला, so we'll mark it as a phishing mail. So it's saying it's correct. This is a phishing mail. Okay. अब आप देख सकते हो, अगर हम कर्सर मूव करते हैं तो हमारी जो डोमेन है वो है drive-google.com, which is not legitimate, right? This is the method by which you need to check whether the mail is legitimate or fake. You can try on your own, teachers, and you can share your screenshots, images in the WhatsApp group. We are watching the WhatsApp group as well. If you are like putting your comments over there,
We are very aware. We are very active on the WhatsApp group as well. So we will take your queries there too. Now second के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोगो लगा है which is eFax service, right? और यहाँ पे कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं मेंशन किया हुआ, बस यहाँ पे बोल दिया क्लिक हियर टू व्यू द फैक्स ऑनलाइन, राइट? बट इफ आई चेक द मेल, सेंडर का जो मेल है उसका स्पेलिंग चेक करते हैं, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, नो रिप्लाई @efex.com। यहाँ पे FAX है, ऊपर FACKS है, जो मैच नहीं कर रहा, राइट? कंपनी नेम इज efex.com, जो यहाँ पे आप देख सकते हो www.efex.com। efex.com का ईमेल efacks.com कैसे हो सकता है, राइट? दैट मीन्स ये भी फिशिंग मेल है। वी कैन होवर द कर्सर, वी कैन सी दैट efex.hosting.com ये डोमेन्स है, और HTTPS का S मिसिंग है, दोनों है वो रेड फ्लैग है। दैट मीन्स वी आर पुटिंग इट इन द फिशिंग, and again we are correct. In this way you can try all the 8 activities and identify whether the mails are phishing or correct. I am giving 2-minute time to all the members. They can try it, test it, and accordingly they can ask their queries. Anand, please check if we have any queries related to the form. We'll take them. Teachers, do you have any queries? Please mention in the comment section. Many of you are using the URL. We can see in the group also if you have published them, right? Okay, teachers, I guess you are getting the queries. Am I audible, Anand? Yes, Shubham. So like no queries as of now. Okay, so teachers, I'm showing you the I'm showing you the activities by which you can check. आप यहाँ पे कर्सर मूव करके देख सकते हो, यहाँ पे efex.com लिखा है and नीचे EFAX लिखा है, both are not matching. This is the one red flag, so we can mark it as a phishing. Then again we'll over the cursor over here, आप लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हो HTTP मेंशन है, HTTPS नहीं है, S is missing. That means again it's a red flag. Okay, so these are the ways by which you can identify whether a particular person is sending from a legitimate resource या वो fake है. Okay, अब यहाँ पे आप देखो, आपको एक मेल आया है, hey do you remember this photo? आप कोशिश कर रहे हो कि स्कूल का कोई फ्रेंड होगा, राइट? बट इसके अंदर कोई भी डिटेल मेंशन नहीं है, टीके का फुल फॉर्म कुछ भी हो सकता है, राइट? सो विल hover our cursor over here and we can see the link is https://drive.google.com .download-photo.sytz.net, राइट? ये google.com पे खत्म नहीं हो रहा, आगे जाते जा रहा है और लास्ट में डोमेन नेम नहीं आया है। दैट मीन्स द URL जो हमें मिल रहा है लेफ्ट कॉर्नर में वो लेजिटिमेट नहीं है। वाई? HTTPS तो है बट google.com का है कि नहीं है, वी आर नॉट श्योर। सो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इट्स लेजिटिमेट और फिशिंग? प्लीज मेंशन इन द चैट सेक्शन। कितने लोगों को लगता है तीसरा है वो लेजिटिमेट है, मेल या फेक है? Most of them they completed and they're posting their results. They got 6 out of 8, 5 out of 8.
Wonderful, wonderful. If you are getting 5 or 6 response correct, that means you can identify कि वो particular legitimate है मेल कि नहीं है. It's a really a great starting, teachers. You can identify with these practices and you can make your students aware कि कौन से मेल्स legitimate होते हैं and कौन से fake होते हैं. This is a very good practice, and you can share these links with the students as well time to time to identify whether they are getting these things correctly or not, right? Okay, let's come back to the presentation. I hope now presentation is visible, right, yeah. Anand? Yeah. So we have seen the phishing thing. Now we have only 2 topics left. One is social engineering, and second, how to report the crimes which are already done. Like कोई भी fraud आपके साथ में हो गया तो आप उसकी complaint कहाँ पे कर सकते हो, वो सारी चीजें हम देखेंगे. सोशल इंजीनियरिंग क्या है? आजकल सोशल मीडिया का चलन बहुत ज्यादा हो गया है. हम लोग अपनी फोटोज, अपनी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन बहुत ज्यादा पोस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ है उसमें से प्राइवेसी चली जा रही है. बिकॉज बच्चों को ये नहीं पता होता है कि कौन सी चीजें पोस्ट करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, कितना पोस्ट करना चाहिए, कितना पोस्ट नहीं करना चाहिए, राइट? बिकॉज ऑनलाइन फ्रेंड्स आपके रियल फ्रेंड्स नहीं होते, वर्चुअल फ्रेंड्स बहुत सारे होते हैं आपके, बट मुसीबत के टाइम पे रियल फ्रेंड्स काम आते हैं, वर्चुअल फ्रेंड्स शायद काम ना आए, राइट? सो फॉलोअर्स से ज्यादा आपके सपोर्टर्स होने चाहिए जो मदद कर सकें आपकी प्रॉब्लम में. सो वी नीड टू टीच दिस लेसन टू आवर स्टूडेंट्स एज वेल कि खाली फॉलोअर्स के पीछे नहीं भागना चाहिए. हमें कोई भी चीज, अपनी प्रोफाइल है, अगर आप वहां पे अपना डेट ऑफ बर्थ डिस्क्लोज कर रहे हो और आपका पासवर्ड के अंदर ऑलरेडी आपने डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ ईयर मेंशन किया हुआ है, बर्थ ईयर, तो ऑटोमेटिकली कोई भी आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जाके आपका पासवर्ड क्रैक कर सकता है, राइट? सो वी नीड टू थिंक कि व्हाई वी आर मेकिंग आवर प्रोफाइल एज अ पब्लिक प्रोफाइल. वी शुड मेक आवर सोशल मीडिया प्रोफाइल एज अ प्राइवेट प्रोफाइल. And second, we should make it enable for 2-factor authentication. बहुत सारे लोगों के Facebook अकाउंट्स या इंस्टा अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, फिर रॉन्ग कंटेंट या ऐसा कंटेंट जो उनकी इमेज को डैमेज कर सकता है वो पब्लिश हो जाते हैं. तो वी शुड अवॉइड सच थिंग्स फ्रॉम द सोशल मीडिया, एंड डबल authentication, 2-factor authentication always we should enable. And never go for the tempting offers which are visible like free, lottery, all these things. You should make your child aware, make your student aware कि free कुछ भी नहीं है आज के टाइम पे, right? If you are getting something free, they are getting benefited. So always, if you are getting free things, think twice and then act. Think, act, and learn from the experience. These are the very 3 important points. And if you are feeling कि जब कोई person आपको call कर रहा है, कोई OTP मांग रहा है, information मांग रहा है, always ask for ID. Information related to their without hesitation they'll share the ID. If they are malicious, if they have wrong intentions, they'll not give you the ID, right? And never use the same password for the multiple social media accounts. These are the basic tips which you can use. These are very essential for the social engineering, right? So please take care of these things. Now, cyber security का हमारे स्कूली लाइफ में क्या रोल है? बुलिंग जो होती है, साइबर बुलिंग होती है, वो क्या होती है? बच्चों के साथ में बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उस सेगमेंट में हम लोग आते हैं. What is bullying? Bullying होता है कि we force someone, we hurt someone, we try to make them feel vulnerable. अगर आपको कोई वीक लग रहा है और आप उसको हर्ट करने के इंटेंशन से या उसका मजाक उड़ा के उसको इमोशनली बर्डन दे रहे हैं, that is called bullying,
राइट? स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया देखना. इवन इन द कॉर्पोरेट्स ऑल्सो sometimes we see seniors will take a kind of ragging of junior people, right? तो ये चीज़ों से कैसे हम बच सकते हैं, कैसे बच्चों को बचाया जा सकता है, ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दी criticalness of this particular thing. बच्चे स्कूल आना बंद कर देते हैं अगर someone is bullying them, right? So bullying we need to stop. अब साइबर बुलिंग की बात करते हैं. साइबर बुलिंग क्या होता है? अगर आपका कोई चैट है वो वायरल कर दिया, या आपकी इमेज पे या आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा लाइक्स नहीं आ रहे हैं, तो आपका मजाक उड़ा दिया जाता है या कमेंट्स किए जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा वल्नरेबल फील करवाया जाता है. अगर डिजिटल वे में या आपकी डिजिटल प्रोफाइल के ऊपर ऐसा कुछ होता है, या आपकी कुछ ऐसी इमेजेस या पर्सनल डेटा लीक कर दिया जाता है जिसकी वजह से आप इमोशनल बर्डन में आ जाते हो, आपको वल्नरेबल फील होता है, हर्ट फील होता है, तो दैट इज कॉल्ड साइबर बुलिंग, राइट? You should stand against cyberbullying. We all should stand against cyberbullying. We should stop it in the school, in the educational institutes, in the offices. So teachers, I guess this is a very relevant topic related to educational institutes. How we can control them? What are the different type of cyberbullying? We'll see these. I'll share the audio of the particular file. Anand, please let me know if you can hear the sound of the video. Are you getting the sound? No, Shubham. No, I'm not able to hear the sound. Okay. Just a second, we are enabling the sound. I hope now it is audible. Please confirm. As we all know, there are many benefits to using the internet. However, there are plenty of risks and threats too, which we should all learn to be aware of. One of these is cyberbullying. This is a form of bullying that happens online. It involves harming, harassing, threatening, and humiliating a person, usually through social networks, messaging apps, chat rooms, as well as via email and website. Cyberbullying can manifest either directly online or be a continuation of bullying that has taken place in the real and physical world, at school or at a youth club, for example. Wherever it starts, what's clear is that it's increasingly commonplace. Some of the most popular types of cyberbullying include spreading false rumors, posting humiliating photos or videos, and creating fake profiles and websites that can cause distress to the victim. Photo montages and viral memes are also on the rise, and because they can spread quickly across the web, they can be rather difficult to stop. Anyone can be a victim. You, a member of your family, your friends too. And because of the 24/7 culture of the internet, it can happen anytime, anywhere, and on any platform. Even computer games are not immune to this menace. So if you think you're being cyberbullied or see something that looks like cyberbullying, do not be afraid to seek help. Speak to your parents and teachers. They can offer you support and advice. Also, be careful not to fall into the trap of being a cyberbully yourself. You might not be aware of it, but a simple post or throwaway comment can be seen as a form of online bullying. No one likes to be bullied in the real or digital world. The best way to tackle cyberbullying is to spot the signs, report it to an adult, be positive, and show solidarity with victims so that everyone can enjoy safer technology. Thank you, teachers. So, यहाँ पे हमने देखा कि कैसे साइबर बुलिंग से बच्चे इम्पैक्ट होते हैं. हर स्कूल के अंदर ये चीजें होती हैं. कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को ऐसी सिचुएशन से बचाया जाए
उनको अवेयर किया जाए। तो इस पूरी प्रोसेस में टोटल 4 टाइप की प्रोफाइल्स है वो इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट, द बुली, द पर्सन हु इज डूइंग द बुलिंग, राइट, जो बुली कर रहा है। दूसरा होता है विक्टिम, जिसके साथ में बुरा हो रहा है, द वन हु इज बीइंग बुलीड, राइट। द थर्ड इज bystanders. Bystanders are the people who doesn't support them and also they'll hold back. मतलब आप कुछ बोल नहीं रहे, आप न्यूट्रल रह रहे हो, उस केस में कुछ भी नहीं कर रहे, उनको बोलते हैं bystanders. And last one is upstanders. वो लोग जो बुलिंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में उस पर्सन की हेल्प कर रहे हैं। तो टोटल 4 तरह की प्रोफाइल्स है, द बुली, द विक्टिम, द बाईस्टैंडर्स, द अपस्टैंडर्स, राइट। अभी एक केस स्टडी हम लेंगे